हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें और आगे के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी जो रिपीट हुए थे सभी क्वेश्चन पेपर्स में। और इससे अगली वीडियो जो है मैं वो बनाऊँगी जिसमें न्यू क्वेश्चंस जो आए थे वो वाले। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था इस बार क्रोक और आपको लगता था कि ये क्वेश्चन न्यू था तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट में वो क्वेश्चन टाइप कर देना ताकि मैं वो क्वेश्चन इंक्लूड कर सकूँ अपनी अगली वीडियो में। और आपकी हेल्प करने के लिए थैंक यू। चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आया था जिसमें कि लिखा हुआ था, अ 7-year-old बॉय आफ्टर प्लेइंग विद अ कैट सडनली डेवलप्ड प्रॉब्लम्स। तो वो बिल्ली के साथ खेल रहा था, उसके बाद उसको दिक्कत होने लगी ब्रीदिंग में। ऑब्जेक्टिवली द बॉय इज पेल फ्राइटेंड एंड सिट्स लीनिंग ऑन टू हिज आर्म्स। वो अपने हाथ के बल बैठा हुआ था। हिज बॉडी टेम्परेचर इतना है, हार्ट रेट इतना है, रेस्पिरेटरी रेट इतना है, स्पीक्स इन सिलेबस, द एक्सेल इज लॉन्ग अकम्पनीड बाय वीजिंग। मतलब जो एक्सेलेशन हो रहा है वो उसका लंबा हो रहा है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टाइप ऐसा मान सकते हैं हम। परकशन डिटेक्ट्स अ बैंड बोग रेजोनेंस ओवर द लंग्स। बैंड बोग्स रेजोनेंस लंग्स के ऊपर प्रकर्शन करने पे आ रहा है। इनहलेशन ऑफ साल्ब्यूटामोल सॉल्यूशन वो स्टार्टेड वाया नेबुलाइजर बट कैन हेल्प द एसेस द चाइल्ड्स नीड फॉर ऑक्सीजन थेरेपी। तो कैसे पता चलेगा कि उसको ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए या नहीं? तो किससे पता चलता है ऑक्सीजन थेरेपी? क्वेश्चन में ही ऑक्सीजन थेरेपी पूछा हुआ है तो आंसर में भी ऑक्सीजन थेरेपी पल्स ऑक्सीमेट्री से पता चलता है कि हाँ भाई इस बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है। और बाकी इसमें देख लो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव वाली दिक्कत आ रही है तो ऑब्स्ट्रक्शन में हम हमेशा पल्स ऑक्सीमेट्री कराते हैं। क्या कराते हैं हम? पल्स ऑक्सीमेट्री कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इसमें हम ये एक मेथड होता है जिसमें हम ऑक्सीजन सैचुरेशन टेस्ट करते हैं। तो इसमें पल्स ऑक्सीमेट्री में हम क्या चेक करते हैं? ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं। हम क्या चेक करते हैं? ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसलिए पल्स ऑक्सीमेट्री से हम पता लगा सकते हैं कि उसको कितनी ऑक्सीजन की की ज़रूरत है। जैसे वो बताता है कि हाँ भाई 95 से अबव है या 95 से कम है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था पल्स ऑक्सीमेट्री। ये रिपीट हुआ था और ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है और अगली वीडियो में मैं न्यू क्वेश्चन लेके आऊँगी जो रिपीट नहीं हुए थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये रिपीट नहीं हुआ था और ये वाला रिपीट हुआ था। तो इस क्वेश्चन में प्लीज़ आप एक चीज़ का ध्यान रखना जो इसमें लिखा हुआ है, अ मैन कंप्लेन्स ऑफ हैवीनेस बिहाइंड हिज स्टर्नम, पीरियोडिकली सेंसेशन ऑफ फूड रिटेंशन। उसको ऐसा लग रहा है कि उसका खाना जो है नीचे नहीं गया है, गले में अटका हुआ है। डिस्फेजिया उसको फील हो रहा है। जब हमने एक्सरे करा तो उसमें लिखा बैरियम कॉन्ट्रास्ट रिवेल्स अ सिंगल पाउच लाइक प्रोट्रूजन, मतलब एक सिंगल पाउच लाइक प्रोट्रूजन उसको फील हो रहा है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द राइट एंटीरियर वॉल ऑफ द ईसोफेगस, और कौन सी वॉल में? एंटीरियर वॉल ऑफ द ईसोफेगस में। तो प्लीज़ याद रखो अगर कैंसर होता है, अगर जिसका आंसर ईसोफेजियल कैंसर हम मारते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस में, तो ईसोफेजियल कैंसर जो है वो हमेशा मिडल वॉल में होता है। कौन सी वॉल में? मिडल वॉल में, मिडल वॉल ऑफ ईसोफेगस में। वही जहाँ पे डाइवर्टिकुलम आंसर होता है ये होता है एंटीरियर वॉल में, ये होता है एंटीरियर वॉल में। तो जब भी आप ईसोफेगियल डाइवर्टिकुलम आंसर मार रहे हो तो चेक करो कि वहाँ पे कौन सी वॉल लिखी हुई है। उसमें लिखी हुई है एंटीरियर वॉल और ऊपर वाली वॉल। ठीक है। और अगर मिडल वाली वॉल दी होती है तो हम उसका आंसर ईसोफेगियल कैंसर मारते हैं और उसमें जो है वेट लॉस भी होता है, उसमें बंदे का वेट लॉस भी होता है। ठीक है। तो उसका आंसर होता है ईसोफेगियल कैंसर। जबकि इस क्वेश्चन में राइट एंटीरियर वॉल दी हुई थी ईसोफेगस की, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलम, क्योंकि डाइवर्टिकुलम में एक आउट पाउचिंग डेवलप होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। इससे अगला क्वेश्चन जो आया है वो आया है 57th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? 42-year-old मैन अ माइनर वॉज फ्रीड आफ्टर 12 आवर्स स्पेंट अंडर द रूबल। मतलब कि वो दबा हुआ था। हिज बोथ लोअर लेग्स एंड फीट आर पेल। उसकी पहले से ही दोनों लेग्स और फीट क्या है? पेल हो चुकी हैं। देयर इज़ नो पल्सेशन ऑन द पेरिफेरल वेसल्स। उसकी कोई भी पल्सेशन हमें सुनाई नहीं दे रही है। वेसल्स मतलब कि दोनों लेग्स जब हमने पालपेट की वहाँ पे कोई पेरिफेरल पल्स कोई भी सुनाई नहीं दे रही है। नो सेंसिटिविटी, कोई सेंसेशन नहीं है वहाँ पे, कोई मूवमेंट नहीं कर रही है उसके जॉइंट्स। ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड विद टोर्निकेट्स, मतलब उसके पैरों को ऐसे बांध करके, मतलब कि एक बांध देते हैं ना कि हाँ भाई जैसे किसी को सांप काटते हैं तो हम उसके ऊपर टोर्निकेट बांध देते हैं। टोर्निकेट होता है कि कोई कपड़ा बांध देना टाइट करके या फिर कोई रस्सी टाइप बांध देना। ठीक है। उसको टोर्निकेट बोलते हैं। ये दोनों टांगों पे उसके बंधे हुए थे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अब भाई देखो वो कितने घंटे तक दबा हुआ था? वो 12 घंटे तक दबा हुआ था। जबकि और जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ
तो उसके टोर्निकेट बंधी हुई थी, ठीक है, और कोई पल्सेशन नहीं है पेरिफेरल में, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कभी भी हम टोर्निकेट ऐसे ही नहीं खोल देते कि हाँ भाई टोर्निकेट बंधा हुआ है तो खोल दो एकदम से, नहीं, इससे ये कभी भी नहीं करते, चाहे सांप ने काटा हो चाहे किसी ने काटा हो, कभी भी टोर्निकेट हमें एकदम से नहीं खोलने होते। हम टोर्निकेट कैसे खोलते हैं, या तो वहाँ पे एक पीछे सांप काटते हैं तो हम टोर्निकेट कैसे खोलते हैं भाई, आगे ब्लड प्रेशर जो है स्फेग्नोमीटर है उसको बांध करके फिर धीरे धीरे उसको रिलीज़ करते हैं, तो ऐसे हम वैसे रिलीज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें जब उसके सेंसेशन ही नहीं है, पल्स नहीं है, वो 12 घंटे तक टोर्निकेट हमें सिर्फ 100 विदिन 120 मिनट्स हमें हटाना होता है, लेकिन इसमें देखो वो 12 घंटे से दबा हुआ था अंदर, ठीक है, मतलब 12 घंटे से उसके वहाँ पे सप्लाई नहीं गया, तो मतलब वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो चुके हैं, अब उनका कोई काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है हम उसके एम्पूटेट द लिम्स कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम उसके लिम्स को एम्पूटेट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट रिमूव द टोर्निकेट्स, एम्पूटेट द लिम्स अबव द टोर्निकेट्स। क्यों भाई, क्योंकि इसको 12 घंटे दबे हुए थे और कोई पल्स ही नहीं है उसके वहाँ पे, तो हम टोर्निकेट अब एकदम से नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, इसमें क्या था, इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं दी हुई थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं था। तो क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक पेशेंट है, वो बैठा हुआ है और वो उसी पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो हिल भी नहीं रहा है उससे। इस क्वेश्चन का शॉर्ट वर्जन वो क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें ही डज नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, मोनोटोनस थी पोजीशन उसकी, और वो जो है स्लगिश था, रिमेन्स इन बेड, हाँ, द पेशेंट इज स्लगिश, रिमेन्स इन बेड एंड नो कॉन्टैक्ट कैन विद हिम कैन बी मेड, और को खाना वाना नहीं खाता, मतलब सिर्फ सिंपल बैठा हुआ था वो पर्सन, हिल भी नहीं रहा था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसका आंसर था कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। क्यों भाई कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया हम कब बोलते हैं, जब बंदा जो है, जैसे कोई पर्सन, आप समझो सामने एक बंदा बैठा हुआ है चेयर पे, ठीक है, आपने उसके एक हाथ को पकड़ा और ऊपर की तरफ उठा दिया, तो वो अपना हाथ वैसे ही रखेगा, वो हाथ नहीं हिलाएगा उस जगह से। आपने फिर उसकी दूसरी टांग ली, उसको उठा दिया ऊपर, तो आप उसको जैसा पोस्चर दोगे वो उसी पोस्चर में बहुत देर तक बैठा रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कैटाटोनिक साइजोफ्रेनिया। तो इस यहाँ पे भी यही बोला है इस क्वेश्चन में कि वो जो बंदा है वो वैसा का वैसा बैठा है, कोई कुछ हिल डुल कुछ नहीं रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैटाटोनिक साइजोफ्रेनिया, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूरा आपको समझा दिया है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आया हो, कैटाटोनिक साइजोफ्रेनिया कब आपको आंसर करना है। और ये क्वेश्चन रिपीट था, ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट नहीं था, बट इसकी लैंग्वेज टोटली चेंज्ड थी। अब जो क्वेश्चन रिपीट था उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रिपीट था, ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं था, बट ऐसा पूछा हुआ था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है एक बंदे के, उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो उसमें सेलासेलेजिन, आपको पता ही है सेलासेलेजिन देते हैं, अगर सेलासेलेजिन ऑप्शन में ना हो तो NSAIDs भी दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेडनिसोलोन एंड मीज़ासेलेजिन। अब ये वाला क्वेश्चन रिपीट था, इसमें बोला गया है कि एक for intensive infusion therapy, a patient with acute respiratory failure underwent subclavian vein catheterization, और उसको सेल्डिंगर टेक्निक से उसके वेन में फ्लूइड डाला जाएगा। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 600 ml का सॉल्यूशन उसको इन्फ्यूज्ड किया गया है। द पेशेंट कंडीशन शार्पली डिटेरियोरेटेड, टैकिपनिया इंक्रीज फ्रॉम, इतने से इतनी उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई है। टाइडल वॉल्यूम इतने से इतना कम हो गया। जब टाइडल वॉल्यूम कम हुआ है इसका मतलब कि लंग्स पे प्रेशर पड़ा है, मतलब कि उसके चेस्ट कैविटी में जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, जिसकी वजह से लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स की जो टाइडल वॉल्यूम है इस वजह से वो डिक्रीज हुई है। तो लंग्स में फ्लूइड, मतलब कि उसके चेस्ट कैविटी में जो फ्लूइड भरा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोथोरैक्स। क्या बोलेंगे हम उसको, हाइड्रोथोरैक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हाइड्रोथोरैक्स, और ये रिपीट हुआ है अभी भी, और ये 23 मई में भी आया था, और ये उससे पहले क्वेश्चंस में भी आ रखा था, और ये 20 जून से लेकर 26 जून तक जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी ये रिपीट हुआ था, ठीक है। अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं था, ये वाला क्वेश्चन रिपीट था, इसका मैंने बता ही दिया है। इसमें लेस देन द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट पूछा है, मतलब कि 5 + 5 10 की बजाय इन्होंने लिख रखा है 7 होता है, तो ये तो कम बता रहे हैं। अगर ये 15 लिखते तो हम मारते पोटेंशिएशन, यहाँ पे इन्होंने बताया है 7 होता है, तो यहाँ पे ये हो गया एंटागोनिज्म। क्या हो गया, एंटागोनिज्म, मतलब ये दो चीज़ एक दूसरे के अफेक्ट को थोड़ा कम कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, इसका आंसर एंटागोनिज्म हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं था। ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें जो है
इसमें क्या हुआ है, अ 36-year-old वुमन कंप्लेन्स ऑफ नोजिया, ब्लैचिंग, लिक्विड स्टूल एंड अ पेन इन द एपिगैस्ट्रम आफ्टर मील्स। खाना खाने के बाद उसके पेन हो रहा है, मतलब जलन सी फील हो रही है एपिगैस्ट्रम में। फॉर द लास्ट 2 ईयर द डिसीज हैज़ बीन स्लोली प्रोग्रेसिंग। लास्ट 2 साल से क्या है, डिजीज प्रोग्रेस होती जा रही है। हर स्किन इज पेल ड्राई, हर टंग इज कोटेड मॉइस्ट एंड हैज इम्प्रिंट्स ऑन द टीथ ऑन इट्स एजेस। abdominal palpation detects a diffuse pain in the epigastrium. What test will be the most informative in this case and should be conducted next? तो भाई हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, उसको खाना खाने के बाद दिक्कत हो रही है, लिक्विड स्टूल्स और नोजिया, बेल्चिंग ये सब हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, हम बायोप्सी करके देखेंगे, क्योंकि डिजीज़ जो है वो 2 साल से हो रही है, मतलब कि क्रोनिक केस हो सकता है। तो इसलिए हम इसका बायोप्सी करके हम पता लगा सकते हैं भाई क्या दिक्कत है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी फाइब्रोगैस्ट्रोस्कोपी विद बायोप्सी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। हम गैस्ट्रिक की बायोप्सी करके हम पता लगा लेंगे कि भाई क्या दिक्कत है, क्या एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, क्या है, मतलब क्या चेंजेस है, ठीक है। कोई कैंसर है तो किस चीज़ का कैंसर है, तो इससे पता चल जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने बोला था, ये वाला क्वेश्चन है वो मैं कल बताऊंगी आपको, वो न्यू क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक पेशेंट है, उसके कंप्लेंट्स ऑफ फीवर एंड कफ विद येलो स्पुटम आ रही है फॉर द लास्ट 7 days। फिजिकल एग्जामिनेशन शो द बॉडी टेम्परेचर इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है, हार्ट रेट इतना है, रेस्पिरेटरी इतना है, SpO2 95% है। ऑस्कल्टेशन डिटेक्ट्स मोइस्ट क्रैकल्स ऑन द लेफ्ट। सर्वे एक्सरे ऑफ द चेस्ट रिवेल्स लेफ्ट लोअर लोब कंसोलिडेशन। लेफ्ट साइड का लोअर लोब में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, मतलब थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। वह ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस पेशेंट। तो आप इसको क्या समझ रहे हो भाई, इस पेशेंट के क्या है पहले ये बताओ। तो इस पेशेंट के लग रहा है भाई निमोनिया, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह की भी फाइंडिंग्स है, मॉइस्ट क्रैकल्स भी आ रहे हैं, लोअर कंसोलिडेशंस भी है। तो उसमें हम क्या देते हैं, निमोनिया जब किसी पेशेंट के होता है तो हम क्या देते हैं, तो हम देते हैं पेनिसिलिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन। तो पेनिसिलिन ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या मार देंगे इसका, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन और देख लो, इसमें क्या बोला हुआ है, A newborn was brought into a hospital on the 2nd day after the onset of the disease। दूसरे दिन उसको हॉस्पिटल में लेके आया गया है। His parents complain of his fusinous regurgitations। रीगर्जिटेशन आपको पता है, मतलब जो खाया है उसका थोड़ा वापस से निकालना। रेड स्किन विद इन्फिल्ट्रेशन इन द एरिया ऑफ हिज लोअर बैक। लोअर बैक में उसकी पीछे से कमर थोड़ी सी नीचे की तरफ से लाल हो रखी है। द चाइल्ड इज इन सीवियर कंडीशन, इनर्ट, पेल, सक्कल्स पुअरली। वो दूध अच्छे से नहीं पी रहा है। इन द लंबर रीजन ऑन द सैक्रम एंड ऑफ द बटक देयर इज अ इन्फिल्ट्रेशन विद हाइपरेमिक एरियाज एंड सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट स्पॉट इन द सेंटर। तो भाई उसके वहाँ पे रेडनेस है और सॉफ्टनेस भी है वहाँ पे, और स्टूल कर रहा है 10 times per 24 hours विद ग्रीन कलरिंग एंड म्यूकस। ग्रीन कलरिंग एंड म्यूकस। तो यहाँ पे आप इस सॉफ्ट स्पॉट को देख के यहाँ पे कंजनाइटिस सॉफ्ट टिश्यूज मत मार देना इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, उसके फेल्जमन हो गया होगा। क्या हो गया होगा उसके फेल्जमन। इसको कैसे बोलते हैं भाई, फेल्जमन कैसे दिखता है, ये रेड एरिया है और इसके अंदर आपको ऐसे लगेगा कि भाई पस्सी है इसके नीचे। तो उसको जब हम पाल्पेट करते हैं तो उसमें लगता है कि भाई थोड़ा सॉफ्टनेस है, तो इसको बोलते हैं हम फेल्गमन ऑफ द न्यूबॉर्न। तो इसका आंसर क्या है, फेल्गमन ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया था कि फिनाइल कीटोनुरिया है किसी बेबी के ऑफ 2 week old बेबी के, तो हम क्या ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। तो हम उसके लिए स्पेशल डाइट लेके आते हैं। उसके लिए क्या लेके आते हैं, स्पेशल डाइट लेके आते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और देख लो, इसमें क्या बोला हुआ है, हाँ जी, 22-year-old प्रेग्नेंट वुमेन है। क्या है ये, प्रेग्नेंट वुमेन है। इसका ब्लड प्रेशर कितना है, हाई है। तो अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हम हाइपरटेंशन नहीं बोलते। प्लीज़ रिमेंबर, अगर इफ़ एनी प्रेग्नेंट वुमेन हैव हाई ब्लड प्रेशर देन इट मस्ट बी एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया कंडीशन। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसके स्मॉल फिब्रिलर ट्विचिंग हो रही है, फेशियल मसल्स की प्रॉब्लम्स हो रही है नेजल ब्रीदिंग में। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वुमेन्स आर्म स्टार्टेड ट्विचिंग, हर ब्लड स्ट्रेस्ड आउट, स्पाइन क्लेंस्ड, स्टॉप ब्रीदिंग, टोनिक सीजर्स आ गए, मतलब इसके एक्लेम्सिया हो गया। जब भी सीजर्स आ जाते हैं और वो भी प्रेग्नेंट फीमेल के, तो वो एक्लेम्सिया हो जाता है। उससे पहले की स्टेज को हम प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कहीं, हाँ जी है एक्लेम्सिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया क्यों हुआ, क्योंकि प्रेग्नेंट थी वुमेन और तब उसको ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था, ये वाला भी नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो इसके क्या है, इसके क्लोज्ड राइट फीमोरल फ्रैक्चर है। जब भी फीमोरल का फ्रैक्चर और उसके बाद ब्लड के सिम्टम्स आ जाए, मतलब कि लंग्स के सिम्टम्स आ जाए कि लंग्स में ब्लड वगैरह फ्लूइड वगैरह एक्यूमुलेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, मतलब कि ब्लड प्रेशर कम हो गया मतलब शॉक में चला गया है पेशेंट। कैसे गया भाई, उसके पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, लेकिन किस चीज़ का, फैट का। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे थे, पल्मोनरी का
और फैट पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। तो फ्रैक्चर होने के बाद फैट पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। ये क्रॉक 1 का रिपीट क्वेश्चन है, पर क्रॉक 2 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन याद रख लेना। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा क्या कहा गया है कि बेसोफिलिक स्टिपलिंग हो रखी है। जब भी क्वेश्चन में बेसोफिलिक स्टिपलिंग होती है तो हम उसका आंसर मारते हैं लेड। भाई लेड, बेसोफिलिक स्टिपलिंग का मतलब क्या है, जो आरबीसी हैं उनका ब्लूइश कलर, उनका कैसा कलर हो रखा है, ब्लूइश कलर, आरबीसी का, ना कि बेसोफिल्स का। प्लीज़ रिमेंबर, आरबीसी का कलर कैसा है, ब्लूइश कलर है, और ब्लूइश कलर इसलिए है तो लेड की वजह से है। इसको हम बोलते हैं सैचुरेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेड पॉइजनिंग, इसकी जगह ऑप्शन में सैचुरेनिज्म भी आ सकता था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अब इसके बाद है हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा होगा कि जो वारफेरिन है उसका, वारफेरिन उसको दी गई है, रिकमेंडेड टेकिंग वारफेरिन टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो कौन सा पैरामीटर चेक करेंगे हम वारफेरिन के लिए, तो हमेशा वारफेरिन के लिए हम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, तो आप इसमें एक बार चेक करो, ब्लास्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि 63 ईयर ओल्ड है, मतलब ओल्ड पेशेंट है, पुअर एपेटाइट है, वेट लॉस है, जॉइंट पेन है, हैवीनेस इन द राइट सबकोस्टल एरिया। सीबीसी में क्या दिया हुआ है, एरेथ्रोसाइट्स 3.4 मतलब 3.5 नॉर्मल होता है, तो ये तो लगभग नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन कम है, 120 होता है, इसमें हीमोग्लोबिन 102 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। कलर इंडेक्स 0.9 है, मतलब इंक्रीज है। तो प्लेटलेट्स जो है 640 है, मतलब कि प्लेटलेट्स कितनी ज़्यादा है, तो प्लेटलेट्स इसमें क्या है, बढ़ी हुई हैं, तो इसके थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रखा है। क्या हो रखा है इसके, थ्रोम्बोसाइटोसिस, मतलब कि प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। थ्रोम्बोसाइटोसिस किस में दिखता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस CML में दिखता है, तो इस वजह से हम इसका क्या आंसर मारेंगे, CML, ठीक है। अगर ब्लास्ट दिखते हैं तो हम एक्यूट लिकेमिया मारते हैं, और CLL में स्मज सेल्स दिखती हैं या फिर गम्फ्रेट बॉडीज़ दिखती हैं, पर इसमें प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसका आंसर है CML, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट था। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था कि शेडो ऑफ हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर ओवर द लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम, मतलब जो हमारा डायफ्राम है उसके ऊपर में अब लेफ्ट साइड में एक हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। भाई वो हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर कैसे आए, वो इंटेस्टाइन है वो ऊपर चली गई होगी हमारी, तभी उसके हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर डायफ्राम से ऊपर आ रहे हैं, नीचे आने चाहिए थे लेकिन ऊपर आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई हर्निया हो गया होगा। तो हर्निया मतलब एक ही ऑप्शन है, हियाटल हर्निया इसका आंसर है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, 3rd डे आफ्टर द ऑपरेशन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द अब्डोमिनल ड्रेन ट्यूब। जो इसके पहले क्या हुआ था, इसके परफोरेटेड ड्यूटेनल अल्सर था, तो उसका ट्रीटमेंट हुआ था, उसकी सर्जरी हुई थी। उसके बाद उसको 3rd डे सर्जरी के बाद अब्डोमिनल ट्यूब से, जो ड्रेनेज ट्यूब है उसमें से क्या आ रहा है, उसमें से बहुत सारा डिस्चार्ज निकल रहा है, जिसमें कि बाइल है और हाई अमाइलेज लेवल आ रहा है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा भाई, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा, जो हमने सूचर लगाया है वो इनकॉम्पिटेंस हुआ होगा अल्सरेटिव डिफेक्ट का। तो सूचर इनकॉम्पिटेंस ऑफ द अल्सरेटिव डिफेक्ट, ये रिपीट क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से याद कर लो। ये वाला नहीं आया था, ये वाला भी नहीं आया था। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ये आया हुआ था, इसमें ब्लड प्रेशर देखो आप कितना ज़्यादा है क्वेश्चन में, पढ़ लो। 34-year-old woman came to a doctor with complaints of muscle weakness, thirst, increased urination at night, paresthesia, seizure attack है, फेस लेग्स पे हर डफी है, हर पल्स रेट 80 है, ब्लड प्रेशर इतना है, सेकंड हार्ट साउंड इज एटेन्यूएटेड और द वर्टा, पोटेशियम लेवल 3.1 है, सोडियम लेवल 165 है, 135 से 145 नॉर्मल होता है, तो सोडियम लेवल बढ़ा हुआ है और पोटेशियम लेवल कम है। ECG सोजा इन्वर्जन ऑफ टी वेव्स, टी वेव्स का क्या है, इन्वर्जन है। अगर इसमें हाइपर कलेमिया होता तो टी वेव तो ऊपर की तरफ दिखती भाई, हाइपर क्या बोलते हैं, टी वेव्स बढ़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन इसमें जो है इन्वर्जन हो रखा है, मतलब हाइपरक्लेमिया नहीं है, इसके हाइपोक्लेमिया का है। तो इसके क्या हो रखा है, इसके हाइपोक्लेमिया है, वो तो वैल्यू से पता चल गया भाई 3.5 से 5.5 नॉर्मल होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें 3.1 है, मतलब कम है पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन में पोटेशियम कम है, सोडियम बढ़ा हुआ है। ये वाली कंडीशन कब होती है, एल्डोस्टेरोनिज्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रिपीट था, इसमें क्या बोला गया है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है, और प्रोटीन बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एल्बुमिन कम है ब्लड में, प्रोटीन यूरिया आ रहा है, ठीक है। इसके तो इससे हमें पता चल गया भाई इसके कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है। नेफ्रोटिक में क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपर कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, प्रोटीन यूरिन में बहुत ज़्यादा लो
निकलता है, प्रोटीन यूरिया होता है, इस वजह से प्रोटीन की अमाउंट जो है ब्लड बॉडी के अंदर कम हो जाती है, एडिमा हो जाता है बॉडी में। तो एडिमास ऑफ लेग्स, लोअर बैक, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, मतलब एनासर का, जनरलाइज्ड एनासर का इसमें दिखा रखा है, ठीक है। और इसके ये कंडीशन कब से है, तो इसमें जो है हिस्ट्री जो है वो क्रोनिक मिलती है, तो इसमें क्रोनिक हिस्ट्री दे रखी है, इसका मतलब क्रोनिक हिस्ट्री भी दी हुई है। तो क्रोनिक हिस्ट्री है, इसका मतलब इसके क्या हुआ होगा, अमाइलोइडोसिस, और इसके नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो ऑप्शन का है अमाइलोइडोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो है कोगविल रिजिडिटी है, ठीक है, और इसमें शफलिंग गेट है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, ठीक है, और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी है। तो इसमें हम इसके क्या डायग्नोसिस बन रहा है, इसका डायग्नोसिस मिल रहा है भाई पार्किंसोनिज्म, ठीक है। पार्किंसोनिज्म के ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, लीवोडोपा, तो मेडिसिन कंटेनिंग लीवोडोपा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि उसमें वो वाला क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी, ठीक है, वो न्यू क्वेश्चन था। तो मेडिसिन कंटेनिंग लीवोडोपा हो गया। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, सफर्स फ्रॉम एसेंशियल हाइपरटेंशन हो गया, फर्स्ट डिग्री हाइपरटेंशन है इसके 35 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे, इसके एडिमा स्टार्ट हो गया, मतलब इसके प्री एक्लेम्सिया के फीचर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें क्या होता है, एडिमास होना लेग्स में, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, प्रोटीन यूरिया निकलना, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, हेडेक भी हो रहा है, विज़न भी उसका वर्स होता जा रहा है। तो इस जब भी किसी एक्लेम्सिया के पेशेंट में, मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन और उसके एक्लेम्सिया के फीचर्स आने लगते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इमीडिएट सी सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, इमीडिएट सी सेक्शन। क्यों भाई, क्योंकि इसके प्री एक्लेम्सिया के फीचर्स आ चुके हैं, एक्लेम्सिया के फीचर आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, वुमेन को, मदर को कोई हानि ना पहुँचे, तो हम इमीडिएट सी सेक्शन डिलीवरी कर देते हैं, ताकि बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित रहें, ठीक है। उसके बाद वाला कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पेडिट्रिशियन नीड्स टू एनालाइज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो उसकी क्या होगी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए हम 1 साल के बच्चे की मोर्टेलिटी चेक करते हैं कि 1 साल में कितने बच्चों की डेथ हुई है। तो अ केस ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज, और ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आया था, वो मैं कल कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, अ 62-year-old मैन कंप्लेन्स ऑफ कॉन्स्टेंट पेन इन द एपिगैस्ट्रम, वेट लॉस 12 kg का वेट लॉस हुआ है, फिजिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन, गैस्ट्रोस्कोपी बायोप्सी की गई है उसकी, अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया गया है, चेस्ट एक्सरे किया गया है, डिटेक्टेड कैंसर ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टमक विदाउट साइंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस, मतलब कैंसर है स्टमक में लेकिन कहीं दूर फैला नहीं है, सिर्फ स्टमक तक ही लिमिटेड है। जब स्टमक तक ही लिमिटेड है तो हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे भाई, स्टमक को काट दो, मतलब गैस्ट्रेक्टमी कर दो, उसको निकाल दो। तो मतलब पूरा नहीं निकालते हैं, हाफ पोर्शन निकालते हैं, जहाँ तक फैला होता है उतना पोर्शन। तो इसकी क्या हो जाएगी, गैस्ट्रेक्टमी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया था, उसके बाद हमारा आया था ये वाला क्वेश्चन आया था। इसमें क्या होता है, 44-year-old वुमेन आफ्टर एन अनसक्सेसफुल ट्रीटमेंट बाय अ न्यूरोलॉजिस्ट वाज रेफर टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट ने उसको रेफर कर दिया गायनेको के पास। वो वुमेन बोल रही है कि उसके स्वॉलन ब्रेस्ट है, डिप्रेशन है, इंटरमीडिएट एग्रेशन है, वीकनेस है, टीयरफुलनेस है, नम बाम है, मिट्योरिज्म है, जो 2-3 दिन पहले मेंस्ट्रुएशन के अपीयर होता है और बाद में वो डिसअपीयर हो जाता है। और वो समझती है कि वो 2 साल से खुद को बीमार समझती है, वो क्या समझ रही है कि वो 2 साल से बीमार है। अब गायनेकोलॉजिस्ट ने उसके एग्जामिन किया, भाई अगर उसके फीचर आ रहे हैं तो चलो कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस उसके जेनेटाइलिया में हो, या फिर कोई प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आ रहा हो, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम उसने कहा कि हाँ ठीक है भाई, मेंस्ट्रुएशन से पहले आ रहा है और बाद में डिसअपीयर हो जाता है, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होगा उसकी। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की कौन सी फॉर्म है, तो भाई उसको फील हो रहा है, मतलब कि उसके ब्रेन को ऐसा वो आ रहा है कि हाँ भाई अब मेंस्ट्रुएशन होने वाले हैं, तो तब उसके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये मतलब ब्रेन से रिलेटेड, और ब्रेन से रिलेटेड वाला एक ही ऑप्शन है जिसका आंसर है न्यूरोसाइकिक। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, न्यूरोसाइकिक फॉर्म हो गई, ठीक है। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 38-year-old वुमन कंप्लेन्स ऑफ अटेंसिव पेन इन हर लोअर एब्डोमेन एंड द स्मॉल ऑफ हर बैक दैट इज ऑब्जर्व्ड विद इन द लास्ट मंथ एंड इंटेंसिफाई ऑन द डे बिफोर मेंस्ट्रुएशन से पहले। तो प्री मेंस्ट्रुअल डार्क ब्लडी डिस्चार्ज वाज ऑब्जर्व्ड, कैसा डिस्चार्ज आ रहा है, डार्क ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, उसकी हिस्ट्री है, 4 उसके अबॉर्शन हो रखे हैं और 1 उसका बर्थ है। अल्ट्रासाउंड शोस आइसोलेटेड फोकाई ऑफ इंक्रीज्ड इकोजेनेसिटी इन द मायोमेट्रियम। जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना जिसमें बोला है इंक्रीज इकोजेनेसिटी इन द मायोमेट्रियम, तो ये सीधा सीधा उसको कैंसर की तरफ इंडिकेट करता है। और इंक्रीज एंटीरो पोस्टीरियर साइज ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का एंटीरियर पोस्टीरियर साइज भी बढ़ा हुआ है, और राउंड हाइपो इकोजेनिक इंक्लूजन्स उसको दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर को। तो ये क्या होता है, ये एडिनोमायोसिस होता है, प्लीज़ रिमेंबर क्या होता है ये एडिनोमायोसिस, कैंसर ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है। अब
अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है वेजाइनल एग्जामिनेशन यूट्रस एंड इट्स अपेंडेजेस कैन नॉट बी पाल्पेटेड बिकॉज ऑफ एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल रिजिडिटी, पोस्टीरियर वेजाइनल फोर्निक्स ओवर हैंगिंग है और शार्पली पेनफुल कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ो ऊपर से। तो इसमें बोला गया है गायनोकोलॉजी के पास आई है एक फीमेल, कंप्लेन लेके पेन हो रहा है उसके लोअर अब्डोमेन में, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल था, पल्स रेट उसकी बढ़ी हुई है 108 है, सेटिस्फैक्टरी स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम, अब्डोमेन मॉडरेटली डिस्टेंडेड एंड शार्पली पेनफुल इन इट्स लोअर सेगमेंट। ब्लूमबर्ग साइन इज पॉजिटिव। ब्लूमबर्ग साइन कौन सा पॉजिटिव होता है भाई? जो ब्लूमबर्ग साइन होता है कि पेरिटोनाइटिस का, ठीक है, तो उसके पेरिटोनाइटिस साइन वाला, पेरिटोनाइटिस का साइन उसके पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके क्या इफेक्ट हुआ होगा? तो इसके इफेक्ट हुआ होगा पेल्वी पेरिटोनाइटिस। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में साफ लिख दिया भाई उसके पेरिटोनियम में फ्लूइड चला गया है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, उसके वहाँ पे इन्फ्लामेशन चल रही है, तो पेरिटोनाइटिस कैसे गया? तो पेल्वी पेरिटोनाइटिस इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्या है, इसमें बोला गया है कि इट वॉज फाउंड दैट एवरी 100 बर्थ्स वुमेन विद रिस्क फैक्टर हैड 30 प्रीटर्म बर्थ्स। 100 केसेस लेते हैं जिसमें से 30 जो है वो प्रीटर्म बर्थ होते हैं, वही वुमेन विदाउट रिस्क फैक्टर, ये है रिस्क फैक्टर के, ये है RF के, और विदाउट रिस्क फैक्टर के 5 प्रीटर्म बर्थ होते हैं। ठीक है, तो विद रिस्क फैक्टर के 30 बर्थ होते हैं और विदाउट रिस्क फैक्टर के 5 प्रीटर्म बर्थ होते हैं टोटल 100 में से। तो इसको कैलकुलेट, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके लिए यूज़ करते हैं हम स्टूडेंट्स क्राइटेरिया। क्या यूज़ करते हैं हम? स्टूडेंट्स क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, इसमें हम वो कर रहे हैं कि हाँ भाई इतने पेशेंट्स में से इतना रिस्क फैक्टर के साथ इतने प्रीटर्म बर्थ लेते हैं और इतने में इतने रिस्क फैक्टर के साथ इतने प्रीटर्म बर्थ लेते हैं। तो इसके लिए हमेशा आता है स्टूडेंट क्राइटेरिया। कोरिलेशन एनालिसिस कब आता है? जब हम दो वैल्यूज़ को कोरिलेट करते हैं, तब वहाँ पे आंसर मारना होता है कोरिलेशन। लेकिन यहाँ पे देख, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं और इसमें बताया हुआ है कि ये रिस्क फैक्टर के साथ है, ये विदाउट रिस्क फैक्टर के साथ है। तो ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, वेसिकल्स विद सेरोपुरुलेंट कंटेंट ऑन द नेक। जब भी नेक में वेसिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, बटक्स पे आ रहे हैं 4th डे ऑफ लाइफ में, तो उसके हमेशा वेसिकुलो पुस्टुलोसिस होता है। क्यों भाई? वेसिकल्स भी है और पुस्ट्यूल्स है, मतलब सेरोपुरुलेंट पस भी निकल रही है उन पुस्ट्यूल्स में से, उन वेसिकल्स में से पस भी निकल रही है, तो इसका डायग्नोसिस हो जाता है वेसिकुलो पुस्टुलोसिस। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है कि उसके हिंज बॉडीज़ दिखाई दे रही है। तो हिंज बॉडीज़ के लिए हम जो है मिथाइलिन ब्लू मारते हैं इसका आंसर। ठीक है, क्या मारते हैं इसका? मिथाइलिन ब्लू, क्योंकि व्हाट एंटीडोट एजेंट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव? तो एंटीडोट को क्या होगी? मिथाइलिन ब्लू होगी। ठीक है, TI हुआ था उसके एनालिन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री में, एनालिन प्रोड्यूसिंग फैक्टर में, तो इसका एंटीडोट क्या हो जाएगा? मिथाइलिन ब्लू। इस क्वेश्चन को आप एकदम से याद कर लो, हिंज बॉडीज, मिथाइलिन ब्लू, एनालिन। कैसे? एनालिन में भी ईन आ रहा है, ठीक है, एनिलीन में भी ईन आ रहा है, लीन आ रहा है, लीन, तो मिथाइलिन में भी लीन आ रहा है। ठीक है, इसमें भी लीन आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था वो ये हुआ था, इसमें स्टेटस एपिलेप्टिकस है और स्टेटस के लिए हम हमेशा डाइजिपाम ड्रग देते हैं, डाइजिपाम लोराजिपाम। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, डाइजिपाम लोराजिपाम एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाइजिपाम लोराजिपाम, क्योंकि स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है डाइजिपाम लोराजिपाम मिडाजोलम। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, वो एक फीमेल है, 17 ईयर ओल्ड लेडी है, वो उसके पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है सेकंड फिंगर में ऑन द राइट हैंड। 3 days अगो शी हैड अ मैनिक्योर। जब वो मैनिक्योर कराते हैं तो क्या करते हैं, वो नेल्स के आसपास भी कुछ करते रहते हैं। ठीक है, तो नेल्स के वहाँ पे उसके स्वोलन हो गया, हाइपरेमिया हो गया, और फिर जो नेल के नीचे पस एक्यूमुलेट हो गई, इन्फेक्शन चल रहा है वहाँ पे, इन्फ्लामेशन चल रही है, तो उसका नेल जो है ऐसे लगेगा कि बस चिपका हुआ है कैसे ना कैसे। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पैराओंकिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पैराओंकिया। ये रिपीट हुआ था, इसको याद कर ले। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, फोरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी ऑफ अ बेबी डिटेक्ट्स इतना वेट है, बॉडी लेंथ इतना है, अम्बिलिकल कोड। भाई नॉर्मल बॉडी वेट के साथ बच्चा पैदा हुआ है, लेंथ भी नॉर्मल है, 75 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर इट्स अराउंड टू बी नॉर्मल। मॉइस्ट शाइनी है, कोई ड्राइंग के साइन नहीं है, लंग फ्लो टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब कि लंग फ्लो टेस्ट पॉजिटिव है। तो इसमें क्या, बच्चा कैसा पैदा हुआ है? बच्चा अलाइव पैदा हुआ है, द चाइल्ड वॉज बोर्न अलाइव। ठीक है, ये याद रखना, ये वाला रिपीट हुआ था। उसके बाद वाले क्वेश्चंस जो है वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।